जुर्म और इंसाफ में आपका स्वागत है। मैं हूं महबूब आलम खान और आज जुर्म और इंसाफ ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है अपने व्यूवर्स के लिए। कानून की नज़र में कानून की बातें जानने के लिए हमारे बीच में आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सहारनपुर के सीनियर एडवोकेट जनाब नासिर जैदी साहब हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि चेक बाउंस के सिलसिले में कुछ जानकारी उनसे लेंगे। जनाब जैदी साहब। शुक्रिया। जैदी साहब, जुर्म और इंसाफ में आपका स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चेक बाउंस कब कब होता है और किसी भी सूरत में चेक बाउंस होने के बाद क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काम के लिए दावत दी। आपका भी स्वागत। दूसरी बात यह है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो 1881 का एक्ट है जी। और इसके अंदर जो प्रोविज़न दिया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को उधार के बदले, किसी भी उधार के बदले कोई व्यक्ति चेक देता है कि आप इस चेक से इस उधार का भुगतान करा सकते हैं जी। या कोई सामान खरीदता है उधार, उसके बदले पैसे के बदले वो चेक देता है जी। और चेक पे डेट डाल के देते हैं, तो वो जो है चेक उस जो चेक होल्डर है जी। उसके पास एक अच्छा रास्ता ये है कि वो उस चेक को 3 महीने के अंदर, जो डेट उस पर पड़ी हुई है उसमें 3 महीने के अंदर वो बैंक अपने अकाउंट में डाले जी। और अकाउंट में डालने के बाद जो बैंक रिपोर्ट देगा, अगर पैसा है अकाउंट में जिसने चेक दिया आपको, तो तब तो कोई बात नहीं, तो भुगतान हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस अकाउंट में पैसा नहीं है जी। तो वो उसे डिसऑनर करते हैं। जी। जी। अब डिसऑनर की कई शक्लें हैं। जी। पहले तो ये था कि अमाउंट उसमें है नहीं, जी। यही था। लेकिन अब ये भी हो गया है कि अगर चेक पे जानबूझकर कोई साइन गलत करता है उसकी एंट्री करने के लिए ताकि इसका भुगतान ना हो, वो भी NI एक्ट में आता है। जी। जी। अब मान लीजिए उसने वो चेक दे दिया उसको और चेक का उन्हें बैंक में डाला और चेक का भुगतान नहीं हुआ पानी था। जी। जी। जब वो वहाँ से आपको डिसऑनर पत्र देंगे बैंक वाले, जब वो बैंक को डिसऑनर पत्र मिल जाएगा, वो डिसऑनर की तारीख से 1 महीने के अंदर वो चेक होल्डर जिसका चेक डिसऑनर हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है जिसका, वो उसको एक नोटिस, लीगल नोटिस दे रहेगा जिसने चेक दिया है। जी। जी। वो ये नोटिस डिमांड नोटिस कहलाते हैं उसको। जी। उसमें ये होता है, इस विषय का होता है कि आपने जो मुझे चेक उस उधार के बदले में दिया था जी। जी। और मैंने उसको अकाउंट में लगाया आपके यकीन दिलाने पर जी। लेकिन उसमें पैसा ना होने की वजह से ये आपके चेक डिसऑनर हो गया है जी। और आप मुझे 15 दिन के अंदर, नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर इस चेक में जो धनराशि है वो मुझे अदा कर दें। जी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि वो चेक जो है वो नोटिस लेते भी नहीं है। जी। 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 लेकिन कानून ये कहता है जी। कि जब आपने रजिस्ट्री दाखिल कर दी जी। और 15, तो उसके बाद वो एक तरह से मानी जाती है कि वो उसको प्राप्त हो गया है। जी। वो नॉमिनली उसको लेना नहीं चाहता है। जी। जी। 15 दिन गुजरने के बाद जी। उसके पास रेमेडी है, वादी के पास रेमेडी है कि वो न्यायालय में धारा 138 का मुकदमा दायर करे। जी। उसका यानी इसमें 138 का मुकदमा मिलता है वकील साहब। NI एक्ट, धारा 138 NI एक्ट जी। का मुकदमा दायर करे जी। और मुकदमा जो दायर होगा वो नोटिस प्राप्ति के जिस 15 दिन गुजरने के बाद 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर वो मुकदमा दायर करना होगा।
जी जी लेकिन इसमें एक क्लास और है, जी जी बाई चांस 30 दिन गुजर जाते हैं, आदमी बीमार है या कहीं और यात्रा पे गया हुआ, ऐसी सफिशिएंट कॉज है कि वो विद इन 30 डेज उसको दवा जारी नहीं कर पाया है, जी 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 तो वो धारा 142 का उसमें एक प्रार्थना पत्र लगाएगा पहले कि साहब मैं इस वजह से टाइम लिमिट के अंदर चेक ये मुकदमा दायर नहीं कर सका था, मुझे जो देरी हुई है उसको माफ़ी दी जाए। यानी इस रेमेडी को 142 बोलेंगे। 142 NI एक्ट में आता जी है। जी तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट, अगर जो कंसर्न मजिस्ट्रेट हैं वो अगर देखते हैं सफिशिएंट कॉज है जी तो वो उसकी जो है देरी माफ़ी एग्जाम करके जी जी और वो उसका कंप्लेंट जो है उसको रजिस्टर्ड करेंगे, फिर उसका नोटिस चला जाएगा उसको। जी जी ये है इसका। इसमें टाइम की बहुत बड़ी पाबंदी है, जी क्योंकि चेक पे 3 महीना टाइम लिखा होता है, विद इन 90 डेज 3 मंथ फ्रॉम द डेट, जो उस पर डेट पड़ी हुई होती है। जी अगर उससे एक दिन भी ऊपर हो जाए तो वो चेक जो है बेकार हो गया, NI एक्ट में नहीं आएगा वो। यानी फिर उसको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। रेमेडी है, उसके लिए रेमेडी है कि वो सिविल में जाए, फिर जी सिविल कोर्ट में। तो उसमें कौन सी धारा लगेगी? उस सिविल कोर्ट में सिविल एक्ट है, रिकवरी शूट होता है उसके लिए। अच्छा, वो रिकवरी सूट में चला जाएगा। हाँ, रिकवरी शूट होता है। और इसमें दूसरी टाइम लिमिट ये है कि अगर मान लीजिए नोटिस आपने विदिन टाइम नहीं दिया, नोटिस अगर आपने विदिन टाइम नहीं दिया तो भी आपको जो है ना आपका हाथ से बाहर बात निकल जाएगी, उसमें कोई वो नहीं है, माफ़ी नहीं है। यानी कि नोटिस डिसऑनर चेक होने के बाद जैसे ही आपको बैंक से वापस मिलता है उसके विद इन 30 डेज वो नोटिस आपको देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक दिन का जो है कैलकुलेशन है, जी जी अगर कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाए तो सारा खेल ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए 90 डेज है, जी 90 डेज में 3 महीने आते हैं, 90 दिन होते हैं। जी 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 अब 90 दिन कौन सी डेट से शुरू होंगे? जिस दिन डेट शुरू हुई उस दिन से, जिसमें डेट पड़ी उस दिन से जी वो भी अकाउंट होगा या आखिरी दिन अकाउंट होगा। जी। तो एक दिन कोई सा इसमें एग्जाम्प्ट रहेगा 90 डेज में। ऐसे चेक के अंदर डिसऑनर होने के बाद है, जैसे डिसऑनर हुआ जी उसके बाद हम 2 दिन बाद दायर करेंगे और 45 डेज के अंदर हम मुकदमा में दायर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा पहलू इसका वकील साहब हम ये जानना चाहेंगे, बिलफर्ज कि किसी का चेक गुम हो जाए या किसी गलत तरीके से किसी दूसरे के हाथ में लग जाए तो उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखिए, उस हाल में ये करना चाहिए कि थाने में FIR दर्ज कराएं। सबसे पहली तो प्रिकॉशन ये है, जैसे ही उसका चेक गुम हो तो थाने में FIR दर्ज कराएं कि हमारे ये चेक गुम हो गया है, मिला नहीं है। और उसके बारे में फिर वो बैंक में भी अपने स्टॉप पेमेंट करे उसी आधार के ऊपर, यानी बैंक को भी इन्फॉर्म करें कि अगर ये चेक यहाँ पे आए तो उस चेक को जो है ना आप पेमेंट ना करें, इन्फॉर्म करें पहले मुझे, है ना। तो उसमें यहाँ पे ये रेमेडी है, ये बचाव है एक तरह से, इस तरह से बचाव है। अब वकील साहब, आखिरी सवाल मेरा कि इस चेक बाउंस में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सज़ा हो सकती है? इसमें 2 साल की सज़ा है जी और जो अमाउंट चेक में होता है जी जी उसका ट्विस्ट पेनलाइज यानी 2 गुना तक जी जी जो उसको उस पर पेनल्टी हो सकती है। जी और उसके अलावा ब्याज होता है उसके ऊपर, जो भी ब्याज कौन सा, वो कितनी दर से होता है? न्यायालय जो भी चाहे 12% कर सकता है, 18% कर सकता है, वो तो उसकी विवेक पर निर्भर करता है। जी और दावे का खर्चा भी वो उसको 5,000 या 10,000 जो जैसे भी स्थिति होती है वो उसको दिलाई जाती है, उसका हक में ऑर्डर जो होता है। अब एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिलफर्ज के जो आरोपी है तो वो अपने बचाव के लिए इसमें क्या क्या उसको रेमेडी है, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, NI एक्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि जो वादी पक्ष होता है
उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता केस का। जी वो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है मुलजिम पे जी कि वो साबित करे कि उसने जो उसके पास से चेक गया कैसे। जी जी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है इस एक्ट के अंदर। ये वादी को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है, उसे तो वो टाइम लिमिट वगैरह वो वहाँ तक है ना, और चेक डिसऑनर हुआ यहाँ तक है ना। लेकिन मुलजिम को साबित करना होगा वो चेक गया कैसे, वो कैसे बचाव करेगा। बहुत अच्छा सवाल किया आपने मुझसे। जी 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 वैसे तो बर्डन प्रूफ वहाँ पे है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, धारा 139 है, धारा 139 NI एक्ट के अंदर एक बचाव है हमारे पास, मुलजिम साइड से बचाव होता है कि वो अपनी ये प्ली, अपने जो डिफेंस है उसको साबित करें, बियॉन्ड ये दिखाया कि वादी ने अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है साबित किया है, साबित नहीं कर पाया वो। जी जी तो वो उसके पास है कि मैं मान लीजिए एक्सेस अमाउंट है, कोई इतना अमाउंट है कि मान लो 20 लाख अमाउंट है, 10 लाख अमाउंट है, और सामने वाले की हैसियत ऐसी नहीं है कि उसने मुझे 10 लाख रुपए उधार दिए हों, तो यहाँ पे एक डाउट क्रिएट होता है कि ये 10 लाख रुपए जब नहीं दे सकता इसे, तो ये चेक आया कैसे इसके पास, है ना। जी जी तो वहाँ पे इस जो मुलजिम साइड है वहाँ ये साबित कर देता है इस तरह से, तो वहाँ बर्डन उसके ऊपर लाई हो जाता है कंप्लेनेंट के ऊपर कि वो साबित करे कि वो कैसे क्या नाम, वो पैसे कहाँ से आए उसके जी पास, जी जी है ना। तो ये है, मैं सुप्रीम कोर्ट भी लेटेस्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये होल्ड किया है इसके अंदर। और भी प्ली हैं इसके अंदर, 2-3 इसी तरह की प्ली हैं। मान लीजिए कि कोई सामान खरीद रहा और सामान ज़्यादा खरीदे, उन्हें बिल नहीं काट रखे बिल्कुल भी, है नहीं, तो भाई तुम सामान उधार लिया, कंपनी से सामान उधार लिया और बिल है नहीं उसके, और कह रहे मैंने बिल के सामान के बदले पैसे लिए, तो इसका केस डाउटफुल हो जाएगा ना जी। केस। और मैं ही चलना, मेरे चेक हो गया था, इसने पा लिया, इसका मेरे घर मेरा आना जाना था, तो वो ये डिफेंस लेके चल रहा। तो यहाँ इस चीज़ को बहुत बड़ी अहमियत मिलेगी उसको, यहाँ बचा पाएगा अपने आप को किसी हद तक। तो दोस्तों, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और आपके कमेंट्स को शामिल करते हुए अगले प्रोग्राम में हम वकील साहब से किसी दूसरे मौजू पे जानकारी लेंगे और बात करेंगे। आज यहीं तक, खुदा हाफिज़।